चलिए 2 दिन से अंधेरे में ही शूट हो रहा है, आज भी ट्राई करते हैं। ठीक, तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आनंद गुरु में। और मेरा नाम शंकर कुशवाहा है, जैसा कि आप सभी जानते ही मेरे बारे में। ठीक है, फालतू का मजाक नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग क्या चल रहा है, इस समय बीपीएससी रिवीजन सीरीज चल रहा है। बीपीएससी रिवीजन सीरीज चल रही है, ये बीपीएससी रिवीजन सीरीज है। इसको डीप वीडियो भी समझ सकते हैं आप, बीपीएससी रिवीजन सीरीज भी समझ सकते हैं। थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि बहुत चीजें कवर करानी है। जब सब कुछ मैंने पढ़ा दिया ऑन द सिलेबस, ठीक, जो सिलेबस मैंने ग्रुप में आपको भेजा था उसके अनुसार मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका है। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, मैंने सब चीज कंप्लीट कराया है। इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल भी मैंने कंप्लीट कराया है। यहाँ तक कि मैंने 1 ईयर की करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कराया है, बिहार के भी करंट अफेयर्स और इंडिया के भी करंट अफेयर्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपका रिवीजन करा सकूँ, 2 क्लास 3 क्लास जितनी हो सकती है मेरे से मैं रोज आपको दूंगा। उससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा तो उससे आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीपीएससी का ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक, रिवीजन ये सीरीज चलनी चाहिए। ठीक, तो बीपीएससी में हम बात करते हैं, ठीक है, बंगाल की बात करते हैं। रिवीजन सीरीज में हमारा बिहार के इतिहास में हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में बात करते हैं बिहार के इतिहास में। ठीक, तो बिहार के इतिहास में हम शुरुआत करते हैं बिहार का और बंगाल। अब देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं किस बारे में, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। जब यूरोपीय कंपनी आई, सबसे पहले भारत में आने वाली कोई यूरोपीय कंपनी थी तो कौन थी? पुर्तगाल थी, फिर डच थी, फिर अंग्रेज थे, फिर फ्रांसीसी थे। बारी बारी करके आए और बारी बारी करके अपना आधिपत्य उन्होंने जमाया। लेकिन धीरे धीरे करके सबको परास्त करने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसने पहले पुर्तगालियों का सफाया किया, फिर उसके बाद डचों का सफाया किया, फिर उसके बाद लास्ट में उनके उसको टक्कर कोई दे रहा था तो फ्रांसीसी थे, उनको भी बैटल ऑफ वॉन्डीबॉश में उन्होंने समाप्त कर दिया, जो 1760 ईस्वी में हुआ था। फिर अब उससे पहले की कहानी हम लोग बिहार में जान लेते हैं कि बिहार और बंगाल का नाता क्या है। ठीक, जैसे 1760 में जैसे ही देखिए जो 1707 जो होता है, ठीक, इसमें क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब का जीता हुआ जितना भी इलाका रहता है अलग अलग जगह पे, वहां पे अलग अलग जो शासक रहते हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं अवध की, तो वहां पे कौन था? निजामुल मुल्क सॉरी, यहाँ पे हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में अपने आप को स्वतंत्र कौन घोषित कर दिया? हैदराबाद का जो नवाब था, आप जानते हैं, सॉरी नवाब में बोल रहा हूँ, शासक था, उसका नाम था निजामुल मुल्क चिंग खिलीज खान। ठीक, हैदराबाद आजाद हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम अवध में चले जाए, यूपी वाले इलाके में, तो यहाँ पे शहादत खान इसको आजाद कर देता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अगर मैं बंगाल करूँ तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान रहता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसी तरीके से कर्नाटक में भी एक शासक उभर के सबके सामने आता है जिसका नाम रहता है हैदर अली, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। धीरे धीरे करके सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लीजिए, जस्ट ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो धीरे धीरे करके सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर ही दिख रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, धीरे धीरे करके अपने आप को सब स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर उसके बाद मुर्शिद, देखिए बंगाल की जो कहानी है, बंगाल का कहानी ऐसा है कि उसकी जो बंगाल का प्रथम जो नवाब बना था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। फिर उसके बाद जो अगला जो फेमस नवाब बनता है उसका नाम रहता है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान करीब 1733 में कहाँ का? बंगाल का नवाब बनता है। ठीक, इसकी खुद की कोई संतान नहीं रहती है, तो इसके दमाद रहते हैं, उनका नाम रहता है सिराजुद्दौला। वो सिराजुद्दौला क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को अपनी गद्दी छोड़ देते हैं, अपनी गद्दी ये छोड़ के किसको दे देते हैं? सिराजुद्दौला को दे देते हैं। सिराजुद्दौला के संयोग से भी उसका भी कोई भी दामाद नहीं रहता है। ठीक, सिराजुद्दौला का भी कोई दामाद नहीं रहता है, और सॉरी सिराजुद्दौला का भी कोई बेटा वगैरह नहीं रहता है, लेकिन उसकी रणनीति बहुत अच्छी रहती है। वो क्या नाम है, अंदर अंग्रेजों का थोड़ा सा हस्तक्षेप भी करता है, जिसे हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो 1756 में हुई थी। ठीक, काल कोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, चुंगी दिखा दिखा के टैक्स सामान अपना बेचते थे और उसके टैक्स रेवेन्यू में कमी आ गई थी। तो सिराजुद्दौला ने अल्टीमेटम दिया था अंग्रेजों को। ठीक, अंग्रेजों को अल्टीमेटम देने के पश्चात उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने क्या कूटनीति का इस्तेमाल किया। कूटनीति का मतलब समझते हैं कि तलवार से नहीं, तीर से नहीं, दिमाग से उसने परास्त करने की कोशिश की। उनका जो एक शासक रहता है, इसका जो सेनापति रहता है, सिराजुद्दौला का एक सेनापति रहता है, उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है मीर जाफर। उसको अपने साथ मिला लेते हैं, बोलते हैं भैया भैया तुम मेरा साथ दो, हम तुमको क्या कर देंगे ना, बंगाल का नवाब बना देंगे। और भैया उस समय हो चाहे इस समय हो, लोगों को किसकी चाह रहती है? मनी की चाह रहती है, पैसे की चाह रहती है। और पैसे और मनी की चाह में उसने क्या किया, अपने जो नवाब था सिराजुद्दौला उसको धोखा दिया। और तत्पश्चात क्या हुआ, उनके बीच समझौता हो गया और इसकी सेना ने पार्टिसिपेट नहीं किया प्लासी के युद्ध में, और सिराजुद्दौला हार जाता है।
तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि 1733 में अली वर्दी खां बिहार का नवाब बनता है, ठीक, बिहार यानी बंगाल का नवाब बनता है 1733 में। फिर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जो मैंने बताया आपको कि मीर जाफर की कारिस्तानी के कारण, मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त होना पड़ता है, ठीक, युद्ध में परास्त होना पड़ता है। फिर उसके बाद एक युद्ध हो जाता है, फिर नवा नवाब कौन बन जाता है, नया नवाब हमारा बन जाता है कौन, मीर जाफर। कौन बनता है भैया, मीर जाफर, ठीक। इसको बोलते थे कठपुतली नवाब के नाम से जाना जाता था, इसको कठपुतली नवाब के नाम से भी जाना जाता था। ये एक नंबर का धोखेबाज था और अंग्रेजों का पपेट था, कुत्ता नहीं होता है कि ओ उठ जाओ यहाँ, ओए बैठ जाओ यहाँ, तो इस तरीके का काम वो किए करते थे। किसके साथ, मीर जाफर के साथ, ठीक। और मीर जाफर तो था एक नवाब। देखिए आप कितना भी घटिया नवाब हो, कितना भी कुत्ता नवाब हो, कितना भी हरामखोर नवाब हो, लेकिन वो प्रजा के सामने तो एक राजा होता है ना। अब प्रजा के सामने तुम उसकी बेइज्जती करोगे तो उसको तो अच्छा लगेगा नहीं। तो धीरे धीरे इसने भी क्या किया, बात मानने से मना कर दिया, अंग्रेजों की बात मानने से इसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब इसने अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया तो इनके एक दामाद रहते हैं भैया, उनका नाम रहता है मीर कासिम, लेकिन वो पढ़ा लिखा रहता है, समझदार रहता है, ठीक। तो ये पहले ये लोग क्या करते हैं, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी, जैसे ही मीर कासिम नवाब बनता है इनको गद्दी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अंग्रेजों का थोड़ा सा विरोध करने लगे थे। तो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिए। सब इसका दामाद था और भी आराम से हटे कि दामाद साहब आए, हटो यहाँ से, ठीक। हटो क्या, हटना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेज बनाए थे उनको, ठीक। तो मीर कासिम क्या करता है, सबसे पहले अंग्रेजों से दूरी बनाता है। मीर कासिम सबसे पहले अंग्रेजों से दूरी बनाता है। उस दूरी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल कहाँ ले जाता है, मुंगेर ले जाता है। मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल को वो कहाँ लेके चला जाता है, मुंगेर लेके चला जाता है। अब देखिए बात इतनी सी नहीं है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी हस्तांतरित किया तो क्या एक फायदा क्या हुआ, उसके टैक्स कलेक्शन में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई। उसको अंग्रेजों से दूर रहने का एक फायदा हुआ कि अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना पड़ता था, अंग्रेजों की बात नहीं माननी पड़ती थी। अब अंग्रेजों के राजस्व में कमी आने लगी, अंग्रेजों के पैसे वसूलने में कमी आने लगी। तब अंग्रेजों ने सोचा कि ये हमारे साथ रणनीति कर रहा है, इसको फिर हटाओ, इसको बढ़ाओ। फिर से इसको हटा के फिर मीर जाफर को बना देते हैं नवाब, ठीक। अब क्या होगा, अब तो मीर जाफर तो मानने वाला तो है नहीं, तो मीर जाफर क्या करेगा, अवध के नवाब के पास जाएगा, सुजाउद्दौला के पास और शाह आलम द्वितीय, उसमें मुगल बादशाह रहते हैं उनके पास, अपनी तीनों की सेना को तैयार करता है और बक्सर के मैदान में मिलता है। और बक्सर के मैदान में इनको करारी शीशा टक्कर देता है, लेकिन तत्पश्चात ये लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। इनकी तीन ओर रहते हैं और उधर एक अंग्रेज रहते हैं। अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ता हुआ जो व्यक्ति रहता है उसका नाम रहता है हॉटन मुनरो, ठीक। और अगर प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से कोई लड़ाई लड़ा था तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, उसे कहते थे ना स्वर्ग से आया वो फरिश्ता कहते थे, ठीक। इतना काबिल था वो, एक क्लर्क से एक नवाब तक पोस्ट तक पहुंचा, वो इतना काबिल था वो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। फिर होता क्या है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर का युद्ध हो गया तो इसके बाद इसके ऊपर जुर्माना ठोका जाएगा। पहला जुर्माना ठोका जाएगा शाह आलम द्वितीय के पास, ठीक, जो मुगल बादशाह रहते हैं। फिर उसके बाद शुजाउद्दौला अवध के जो नवाब रहते हैं। पहला क्या होता है, जब मुगल बादशाह के ऊपर जुर्माना ठोका जाता है तो उसमें होता क्या है, जैसे मुगल बादशाह के ऊपर जुर्माना ठोका जाता है तो उसमें होता क्या है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हाथ किसको सौंप दी जाती है, अंग्रेजों को सौंप दी जाती है। और कार्यभार किसको सौंप दिया जाता है, राजा महाराजा को, कि भैया कलेक्शन तो कोई और करेगा रेवेन्यू का, ठीक, लेकिन जो देख रेख है पूरी प्रजा की देख रेख को वो करेगा, राजा करेगा। तो इस तरीके से मतलब हरामखोरी टाइप का ये लोग नियम लेके आए थे, ठीक। तो फिर उसके बाद 1764 में 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां होती है, किसके साथ होती है, अवध के नवाब के साथ। एक होता है किसके साथ, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। अवध के नवाब रहते हैं सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह रहते हैं शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि भी होगी। इलाहाबाद की संधि को करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को नहीं, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने द्वैत शासन की शुरुआत की थी। बाद में रॉबर्ट क्लाइव के जाने के पश्चात जब वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो वो क्या करता है, द्वैत शासन का अंत करता है। ये रिवीजन सीरीज है, इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, ज्यादा हम लोग तामझाम नहीं करेंगे, ठीक। फिर गुरु नानक देव और तेज बहादुर ने बिहार का भ्रमण किया था। गुरु नानक देव और गुरु तेज बहादुर ने क्या किया था, बिहार का भ्रमण किया था। अब ये तेज बहादुर से याद रख लीजिए कि ये गुरु तेज बहादुर को, ठीक, ये सिखों के 9वें गुरु थे। इसको औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। इनको औरंगजेब के द्वारा, गुरु अर्जन देव, हाँ, इनको फांसी दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। सिखों के 9वें गुरु को फांसी गुरु तेज बहादुर के द्वारा, तेज बहादुर को फांसी औरंगजेब के द्वारा दी गई। और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक। बिहार का भ्रमण किया किसने, गुरु तेज बहादुर ने, गुरु नानक ने, ठीक। अब गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था, इसलिए वहां पे क्या हुआ, तख्ते हरमिंदर साहिब का निर्माण भी उन्होंने करवाया था, ठीक। 1666 में पटना में किसका जन्म हुआ है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक। 1676 में ये गुरु बने और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी।
4-5 चीजें रखनी है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ सन 1666 ईस्वी में। कब 1676 में ये क्या बने, वो सिख गुरु बने। फिर 1708 में इनकी नांदेड़ महाराष्ट्र में हत्या कर दी जाती है। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ हम लोग यहाँ की कहानी को खत्म करते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, आधुनिक बिहार का इतिहास रिवीजन सीरीज है, पूरी तरीके से मैं समर्पित कर रहा हूँ रिवीजन सीरीज को, कि रिवीजन हम लोग कराने। पूरा वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया, सब कुछ कंप्लीट करा दिया, बस ये रिवीजन सीरीज चल रही है। बात को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। कंपनी का आगमन, बिहार में आने वाली सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी थी, क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी अगर पुर्तगाली थी, तो बिहार में आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी होगी, पुर्तगाली होगी। बिहार सोडा उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। बिहार सोडा उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। बिहार सोडा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। बिहार जो था हमारा सोडा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, इसलिए बिहार में लोग कब्जा करना चाहते थे। ठीक, 1632 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी, पटना में खोली थी। 1632 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में खोली थी। 1632 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में खोली थी। ठीक, 1620 में अंग्रेजों ने भी प्रयास किया, लेकिन इस सफलता उनको 1651 में मिली। ठीक, जब 1717 में फर्रुखसियर का कार्यकाल आता है। ठीक ठीक, क्या नाम 1776 में फर्रुखसियर का कार्यकाल आ जाता है। जाते हैं कि अगला जो क्या नाम मुगल बादशाह जो बन जाता है, फर्रुखसियर बन जाता है। जैसे कि क्रम आपको याद करना हो तो आप अपना याद कर सकते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, जहांदार शाह, बहादुर शाह, फिर फर्रुखसियर, इस तरीके से अपना याद करना होगा, कर लीजिएगा। वो सब क्वेश्चन बनते नहीं हुए थे। ठीक, इतना ईजी। ठीक, फिर उसके बाद कुछ जनजाति विद्रोह भी होते हैं बिहार में। कुछ जनजाति विद्रोह जैसे कि तमार विद्रोह 1789 से 94 के बीच होता है। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में होता है। हो विद्रोह सिंह भूमि की भूमि पे धरती पे 1820 से 21 में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर वाले पठान में होता है 1831 से 32 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में होता है। फिर इसका दमन किया जाता है, क्या नाम इसके जो प्रवर्तक रहते हैं, इनके जो नेता रहते हैं, सिंधु कानू चांद भैरव। ठीक, ये जो संथाल विद्रोह रहते हैं, इनके जो प्रवर्तक और नेता जो रहते हैं, उनका नाम है सिद्धू कानू चांद भैरव। सिद्धू कानू चांद भैरव इनके प्रवर्तक और नेता रहते हैं। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से एकदम समझ लीजिएगा और रख लीजिएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, सब जानते हैं, बिरसा मुंडा थे। 1895 से 1900 तक का ये 1895 से 1900 तक ये चला था। 1900 ये 1900 है ना कि 900। 1895 से 1900 तक ये विद्रोह चला था। कौन सा विद्रोह मैंने बताया, मुंडा विद्रोह। और उसके प्रवर्तक कौन थे, बिरसा मुंडा थे। छोटा नागपुर का पठार का इलाका था, जो आप जानते हैं कि झारखंड वाले इलाके में समर्पित है। इस समय हम लोग झारखंड में चला गया। ठीक, ताना भगत विद्रोह। ठीक, इस जत्रा भगत विद्रोह की इसका नेतृत्व किए थे। ये गांधीवादी विचारधारा पे आधारित था। ये अहिंसा के मार्ग पे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ये विद्रोह को जाना जाता था, इसलिए इसे गांधीवादी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, 1857 में कंपनी का क्या हाल था। ठीक, 1857 में बिहार का क्या हाल था। 1857 में ठीक 12 जून 1857 को रोहिणी के एक पुस्तक विक्रेता थे जो पटना में पड़ता है, उनके नेतृत्व में पटना में क्रांति की शुरुआत हुई, जिनका नाम था पीर अली। रोहिणी के एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली, उनके नेतृत्व में पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद दानापुर छावनी पे जाके सैनिकों ने क्या किया, हमला किया। और फिर उसके बाद वहां के जो जमींदार थे बापू कुंवर सिंह, उनको अपना नेता चुना। ठीक, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई या उनके बेटे, जो भी कहा जाता है, आप याद कर लीजिएगा कि भाई हैं कि बेटे हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन देखने को मिलता है, कई जगह भाई देखने को मिलता है, कहीं बेटे देखने को मिलता है। आप भाई मान के चलिए, उनके जो भाई थे उनका नाम था अमर सिंह, उन्होंने उसका नेतृत्व संभाला। जब किसकी मृत्यु हो जाती है, कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी चीजें आप रिवीजन के तौर पे बार बार 2-3 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार जितना भी पढ़ना हो, जितना भी लिखना हो, इसको आप कर लीजिएगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ये पूरा का पूरा एकदम अच्छे से लिखा हुआ, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, ठीक, पार्ट 3 भी आएगा। रिवीजन सीरीज चल रही है, अब हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम लोग फिर से कोई चीज को पढ़ें। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवीजन के तौर पे पढ़िए और अपने से भी पढ़ते रहिए। ये मेरे ऊपर निर्भर मत हो जाइएगा कि मैं पूरे तरीके से आपको जो बता रहा हूँ वही आ जाए, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आ जाए। हाँ, लेकिन आना तो यही है, अगर हमसे नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमने सिलेबस को कंप्लीट किया है, हमने हवाबाजी नहीं की है। ठीक, धन्यवाद।